बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस्तीफों की सियासत पसे पुश्त जाती नजर आ रही है। मरियम नवाज कहती हैं कि इस्तीफे मुंह पर चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं, इनमें इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लड़ना है या नहीं लड़ना, इसका फैसला पीडीएम करेगी। आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ फोन करते हैं और कहते हैं कि अगर हम सेनेट इलेक्शंस मिलकर लड़े तो 15 से 20 सीट्स हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कल बेनजीर भुट्टो शहीद के जो बरसी है उसके लिए मरियम नवाज वहां चली गई हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं जा पा रहे। बड़ी क्लियर कट सिचुएशन है इस वक्त के बाय इलेक्शंस के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वांट टू पार्टिसिपेट। इवन आज चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने भी यही कहा कि हमें इलेक्शन में पुरजोर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए और यही जमहूरियत है, और कोई हमें जो एरिया है वो वेकेंट नहीं छोड़ना चाहिए हुकूमत के लिए, ताकि वो कोई गेम प्ले ना कर सके। इस सारे सिचुएशन में कौन जीतने जा रहे हैं और कौन हारने जा रहे हैं? अपीरेंटली हुकूमत बड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, एंड दे फील लाइक कि हम बड़े खुद एतमाद हैं, क्योंकि इनके आपस में अंदर दरारें पड़ गई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत से नाराज है, और आज हमने देखा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी हुकूमत को लेकर, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनको भी लेकर काफी कंसर्न्स सामने आए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मेरे साथ होंगी डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ होंगे डॉक्टर अख्तर मलिक, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे सेनेटर मियां अतीक, एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। डॉक्टर शाजिया, आपसे मैं बाद में बात करता हूं। इस्तीफों की बात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है पीछे हट रही है। आज चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने भी यही कहा कि, और उन्होंने कहा कि जी हमें बाय इलेक्शंस के अंदर भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। जो रिजिग्नेशन है वो लीडरशिप के पास चले गए हैं। सो कैसे देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली जी इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हमने अपने सबके जितने भी इस्तीफा थे मेंबर्स के, वो हमारी लीडरशिप के पास सबमिट हो चुके हैं। कंफ्यूजन हम लोगों के पास तो कोई भी नहीं है। कंफ्यूजन में और जो बौखलाहट का शिकार है वो हुकूमत की तरफ से हो रहा है। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी एपीसी नहीं होगी, फाइनली एपीसी हो गई। फिर उन्होंने कहा जी कोई ऐसा जलसा नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जलसे हुए और कामयाब हो गए। और जलसों को नाकाम भी वो लोग कह रहे हैं जिनको महंगाई तो नजर नहीं आ रही, लेकिन जलसों में कम लोग जरूर नजर आ रहे हैं। फिर ये बात है कि ये सारी बौखलाहट जो है ये हुकूमत की तरफ से है। हम लोगों ने, सारे मेंबर्स ने अपने अपने इस्तीफा पीडीएम की क़यादत और अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करवा दिए हैं। आगे जो भी डिसीजन होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, रिजिग्नेशन ऑपोजिशन ने अपनी लीडरशिप को जमा करा दी है। प्राइम मिनिस्टर बड़े ऑप्टिमिस्टिक, आप लोग बड़ी हुकूमत ऑप्टिमिस्टिक है कि जी ये रिजिग्नेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो रिजिग्नेशन सबमिट कर दी है, अब लीडरशिप का डिसीजन है वो कब आगे फॉरवर्ड करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन है ये बंद गली में फंस चुकी है। ये आखिरी कार्ड मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, रेजिग्नेशन का कोई हल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और इलेक्शन से बाइकाट भी कभी कोई इसका पॉलिटिकल लोगों के लिए हल नहीं होता। डॉक्टर शाजिया साहबा बड़ी काबिल एहतराम है,
मैं इनको याद कराना चाहूँगा, शहीद बीबी ने अपनी किताब में लिखा था कि जो 85 के इलेक्शंस का बाईकाट था वो मेरी पॉलिटिकल सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की जो बातें आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से कभी बाहर नहीं जाएगी। उनकी लीडरशिप की, डॉक्टर मुराद अली शाह साहब की आप देख लें, जरदारी साहब की देख लें, इवन बिलावल साहब और शहबाज शरीफ की जो है ना, वो उनकी एक पेज पर हैं ये सारे। ये रेजिग्नेशंस और ये बाईकाट, इस चक्कर में ये जाना नहीं चाहते। बाकी देखें, हुकूमत कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। हुकूमत तो पहले क्लियर कट कह चुके हैं, इमरान खान साहब अगर रिजिग्नेशन देंगे, स्पीकर को रिजिग्नेशन दें और फिर उस पर इलेक्शन होंगे। ये देखें ना, इनका भी दोहरा म्यार है कि ये बाई इलेक्शन में तो इलेक्शन पे जा रहे हैं और फिर पहले वाले जो इलेक्शन हैं उनके लिए ये रिजिग्नेशन जा रहे हैं। आप इनके पीडीएम के जो प्रेसिडेंट हैं, आप उनका देखेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे, आपको याद होगा, असेंबली में। तो तब ये असेंबलियां जायज थी। आज 2 साल बाद ये असेंबलियां नाजायज कैसे हो गई? इनके अपने कॉल ऑफ फेल में बेसिकली ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। डॉक्टर शाजिया, मुझे ठीक हो गया। डॉक्टर शाजिया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं। दोनों वैसे डॉक्टर्स हैं आज तो। डॉक्टर शाजिया, वो जो आज जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि हमें बाई इलेक्शंस के अंदर, और इवन हमारे जो फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर थे शाह साहब, उन्होंने भी कहा है कि हमें रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए, बाई इलेक्शंस में होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को ना छोड़ने का भी मशवरा दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। इस पूरे तनाजुर के अंदर सिंध की सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए मंसूर, अब जो मौलाना साहब की बात की है तो डॉक्टर साहब को मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने भी तो पार्लियामेंट पे हमला किया था, आप लोगों ने पीटीवी पे हमला किया। पार्लियामेंट की सुपरमिसी को देखते हुए आपको पार्लियामेंट पे हमला नहीं करना चाहिए था। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर लानत भेजी थी पार्लियामेंट पे, तो वो लोग कैसे पार्लियामेंट की सुपरमिसी या आइन की बालादस्ती की बात कर सकते हैं जब वो खुद सिलेक्टेड लोग हैं और उनको पता ही नहीं है। 2.5 साल का उन्होंने खुद ये मान लिया है कि वो तैयार ही नहीं थे। दैट मीन्स के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सही बात की थी कि वो सिलेक्टेड हैं और उन्होंने खुद ही डेस्क बचाई थी इस बात पे। तो देखिए ये चीजें, अब ये खुद कह रहे हैं कि हम कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। और दूसरी बात आपने की, जो शाह साहब ने बात की है, वो उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। वो सीनियर सियासतदान हैं, उनका ओपिनियन है। देखिए वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि रेजिग्नेशन सबके सबमिट हो चुके हैं, फाइनल जो डिसीजन होगा, जो सीईसी की मीटिंग होगी उसमें होगी, और वो डिसीजन लेके वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अब उसमें चाहे सिंध गवर्नमेंट की छोड़ने की बात हो, बाई इलेक्शन में बाई इलेक्शन लड़ने की बात हो, जो भी होगी वो फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह आज जी मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूं, आप साथ ऐड भी कर दीजिएगा। आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी और चकवाल के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि ये जो पीडीएम है स्पेसिफिकली, ये एक छोटी मुझे ब्रेक का जी कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके हम यही से बात शुरू करते हैं। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मलिक साहब, आपकी तरफ मैं सवाल करते हुए ब्रेक आ गई थी जी। मुझे जरा बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर ने चकवाल के अंदर एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो स्पॉन्सर कर रही है पीडीएम को। बड़ा एक डायरेक्टली ये कहा कि जी स्पॉन्सरिंग पीडीएम, जितनी ऑपोजिशन की पार्टी को हिंदुस्तान की तरफ से स्पॉन्सर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। कोई इसके प्रूफ है या वैसे खान साहब ने कहा है? क्या कहेंगे इस पे जी? बात तो ये है कि जो मेरी बहन बात कर रही थी कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, एहतजाज हुए थे,
हम तो प्रॉपर 139 के करीब हमारी रेट पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन में। हमने कहा था कि 4 हलके खोल दे, अगर ये 4 हलके बिल्कुल सही निकले तो बाकी हम हलकों की कोई डिमांड भी नहीं करेंगे। जब 4 हलके नहीं खोले गए, फिर उसके मुताबिक हमने एहतजाज का वो प्रोग्राम बनाया, और जब वो वक्त ने साबित किया, जब 4 हलकों में दोबारा वो खुले और उनमें वो धांधली थी वो सामने नजर आ गई। कोई 70-70, 80-80 हजार वोटों की वो धांधली थी, वो सारी दुनिया ने देखा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सारा एक प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया। मैं इनसे मोहतरमा से ये पूछना चाहता हूँ कि आप समझती हैं कि जो सिंध में हुकूमत है वो भी नाजायज है, आप उसका भी प्रोसेस का हिस्सा है, वो नाजायज हुकूमत है? आपको समझती हैं कि वहाँ पे जो मुराद अली शाह साहब ने हुकूमत बनाई है वो भी गलत वोटों से बनी गई है, जो पीपल्स पार्टी के वोट डले हैं? तो वो सी एक ही इलेक्शन प्रोसेस था ना, कोई इलेक्शन सिंध का अलहदा तो नहीं हुआ, या 1-2 साल का फर्क नहीं था। दूसरी जो बात आपने की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप देखें कि इनका बयानिया जितना वो इंडिया हाईलाइट करता है, इनका बयानिया और इंडिया के बयानिए में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फर्क है। आप मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, ये पहली दफा है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। इसने FATF पे जो ये डाल के गए थे ग्रे लिस्ट में, उनके 26 पॉइंट पे से 23 के करीब हमने उनके मामला हल कर दिए, ग्रे लिस्ट से बचाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमने कानून साजी किया, सख्त कानून साजी की है। कोरोना से मईशत को हमने मईशत को तबाह होने से बचाया है। करप्शन बेनकाब हो रही है, एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, सेहत कार्ड शुरू किया हुआ है, पनाहगाहें बेघर लोगों के लिए हैं, हेलीकॉप्टर पे हम नाश्ते नहीं मंगवा रहे जैसे ये पुराने इनकी वतीरा था। दोबारा मुल्क को ये चाहते हैं कि हम लुटने के लिए इन लोगों के हवाले कर दें, तो इनका ख्वाब है, ये इंशाल्लाह नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपने बात सुनी, मलिक साहब जिस तरह फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक तो आप बताएं कि आपकी जो वहां की सिंध की हुकूमत है वो जायज है, अगर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो नाजायज है तो वो जायज कैसे है जबकि इलेक्शंस इकट्ठे हुआ। और वो कह रहे हैं कि आप लोग का जो बयानिया है, जो PDM का बयानिया है, उसको जो एंजॉय कर रही हैं वो हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है, और हिंदुस्तान कर रही है इसलिए वो रिलेट हो रहा है कि आप लोगों को स्पॉन्सर हिंदुस्तान कर रहे हैं। जी देखिए मंसूर, पहली बात तो ये है कि जब डॉक्टर साहब ने पहले बात की तो मुझे लगा कि ये वाकई PTI से नहीं है, PTI के मेंबर नहीं है, लेकिन अब उनकी बात सुन के मुझे एहसास हो गया कि नहीं, वो वाकई PTI से ताल्लुक है उनका। दूसरी बात ये है कि देखिए उन्होंने सिंध हुकूमत की बात की, तो सिंध हुकूमत की जो है पहले से ज्यादा सीट्स आई हैं और हमारे लोगों को घरों से बुला के उनको ये नहीं बताया गया कि आप जीत गए हैं। और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो हमने फ्रीज नहीं किया था, और इनके जो कराची से जीते गए लोग हैं उनको घरों से बुला के बताया गया कि भाई आप लोगों को जितवा लिया गया है और माशाल्लाह से आप मेंबर बन गए, और अब आप पार्लियामेंट में जाएं, और जो आप रोडों पे या कंटेनर पे खड़े होकर गालियां देते थे अब आप मेहरबानी करके वो पार्लियामेंट में दे, क्योंकि उनको पार्लियामेंट की जुबान तो सिखाई नहीं गई थी, उनको वो तरीके तो सिखाए नहीं गए थे, उनकी तरबियत तो वैसी हुई नहीं थी, लेकिन उनको भेज दिया गया। दूसरी बात यह है जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है फंडिंग की, तो पहले वो अपने फॉरेन फंडिंग वाला केस जो डिले करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने स्टे लिया हुआ है, उसका फैसले पहले इलेक्शन कमीशन से करवाएं तो पता चल जाएगा कि किसको कहां से फंडिंग हुई थी। तो ये चीजें अगर खुलने पे आई तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कहां से फंडिंग पे इतनी बातें कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो वो खुद मान चुके हैं कि वो नाअहल हैं और नाकाम तरीन वजीर आजम साबित कर चुके हैं वो खुद को, तो इसलिए इनको डिफेंड करने के लिए ये लोग इतनी मेहनत ना करें जो आके टॉक शोज में बैठते हैं उनको डिफेंड कर रहे होते। जब एक बंदा अपने मुंह से बोल रहा है कि हम नालायक हैं, नाअहल हैं, सिलेक्टेड हैं, तो मेहरबानी करके उनको डिफेंड ना करें। तो पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा डॉक्टर अख्तर मलिक, मैं थोड़ा सा इस चीज को आगे लेकर चलना चाहूंगा। अब सर इसका तरीकाकार क्या है? जो मुस्लिम लीग फंक्शनल मोहम्मद अली दुरानी साहब और पीर पताड़ा साहब कह रही है कि एक ट्रैक 2 चलना चाहिए, आपको लगता है कि आप लोगों को और अपोजिशन को, देखिए आप लोग जंग भी कर लेंगे उसके बाद भी आप लोगों को बात करनी है, सो डोंट यू थिंक कि अगर कोई ऐसा आप लोगों का इत्तेहादी आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है या कोशिश करनी चाह रहा है तो इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करना चाहिए? जी देखिए, मैं बताता चलूं कि सच अगर बोला जाए तो वो कड़वा जरूर होता है,
ये पहला इलेक्टेड वजीर आज़म है जिसने अपना कोई रिश्तेदार वजीर आला नहीं बनाया, जिसने अपना कोई रिश्तेदार वजीर खजाना नहीं लगाया, जिसने अपना कोई रिश्तेदार पैसे पकड़ने के लिए नहीं लगाया। अब मेरी अगर बात अगर मुकम्मल होने दे मैडम, मैं आपके बात दरमियान नहीं बोला बात। जी। और दूसरी बात यह है कि आप देखें ये पहला नायल वजीर आज़म है जिसने 17 साल बाद करंट अकाउंट प्रॉफिट सरप्लस में लेकर गया है। ये पहला नायल वजीर आज़म है जिसने 11 साल के बाद एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये पहला वजीर आज़म है जिसने मुल्क की मईशत के इशारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आपको पॉजिटिव दे रही हैं। ये पहला वजीर आज़म है, नाहल वजीर आज़म जिसको मंसूर मैं बात करना मैं समझता हूँ। मैडम आप बात सुन लेना प्लीज। आप डॉक्टर साहब 2 मिनट मुझे जरा पॉइंट ले लेने दीजिएगा। दूसरी बड़ा पुरअमन तरीके से ये बात हो रही है तो मैं समझता हूँ आपको भी सुननी चाहिए, सच भी सुनना चाहिए। ये आप इनसे पूछें कि 30 साल से ये सिंध में है, सिंध में कौन से इन्होंने दूध और शहद की नहरें बढ़ा दी हैं, कौन से इनके तो मैं कल देख रहा था कि ये जो फायर टेंडर है ये भी अभी फेडरल हुकूमत ने इनको भेजे हैं, वहां पे आग बुझाने के लिए इनके इंतजाम नहीं। इतना बड़ा शहर है, जिस तरह बारिशों में इन्होंने कराची का हाल किया है, जिस तरह अंदरून सिंध चले जाए, हम तो जाते रहते हैं, अंदरून सिंध चले जाए वहां पर जिन शहरों का जो हाल किया हुआ, इवन इनका लाड़काना का हाल देख लें, वहाँ एड्स में सबसे ज्यादा आगे आया पड़ा है। ये इनकी तो ऐसे खाली बातें हैं और इनके जो अपने दामन हैं वो सारे करप्शन से दागदार हुए हुए हैं। आप किन किन की बात करते हैं? पहली दफा अगर कोई ईमानदार वजीर आज़म आया है जिसने इस मुल्क को पूरी दुनिया में लाकर खड़ा किया है। आप एहसास प्रोग्राम देखें, आप कोरोना देखें, वर्ल्ड बैंक और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी इमरान की स्ट्रेटेजी की तारीफ की है। आप डायलॉग हम जरूर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई डायलॉग से नहीं भागती, सिवाय करप्शन पे, नैब पे और इन चीजों पे डायलॉग नहीं होंगे। आए मुल्क के बेहतरी की जो बात हम करना चाहते हैं, आप इलेक्शन रिफॉर्म से बात करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, आप मईशत की रिफॉर्म से बात करना चाहते हैं, पूरी हुकूमत आपके साथ बैठने के तैयार है, लेकिन करप्शन पे और इनके नैब के केसेस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। उस पर जीरो टॉलरेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर की और उनकी हुकूमत की, करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर शाजिया, एक तो आई वुड रियली वांट आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। दूसरा मुझे बताएं, मरियम नवाज कल बीबी शहीद की बरसी भी है और जलसा भी आप लोगों का। मरियम नवाज तो आ गई है आज, यहाँ पर आने से पहले भी वो काफी बातचीत करके गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए। और इट फील्स लाइक जो इस वक्त जराए बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। सुना ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कॉल भी की, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब नहीं आ रहे। क्या है इसके ऊपर जी? देखें मंसूर, अभी करप्शन पे इतनी बात की है डॉक्टर साहब ने, तो मैं सिर्फ इनको गिनवाना चाहूंगी। मालम जब्बा केस है और उसके बाद जो है बिलियन ट्री सुनामी केस है, उसके बाद जो अभी दवाइयों के स्कैंडल में आमिर कियानी साहब पे और शुगर स्कैंडल पे जो जहांगीर तरीन साहब को बाहर भेजा गया, और उसके अलावा अभी तक जितने भी स्कैंडल्स, पेट्रोल के होते हुए पेट्रोल की कमी पैदा करना, लोगों को तकलीफ देना, अवाम को तकलीफ देना, उसके अलावा जो अभी गैस की कमी, ये इतने महान, इतने मैं क्या इनके लिए कहूँ कि इतने अहल वजीर आजम कह सकते हैं, ना अहल तो ये मान नहीं रहे ना, तो ना अहल वजीर आजम ने जो हालात पाकिस्तान के कर दिए हैं कि लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है। और उनसे जब पूछा गया कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कुर्बानी तो देनी पड़ेगी मुल्क के लिए। तो भाई आपका गुजारा 8 लाख में नहीं हो रहा है, तो जो लोग 12,000 15,000 कमा रहे हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे? और दूसरी बात आपने की मौलाना साहब की, तो देखिए जी जिस तरह से उनका पूरा डेलीगेशन जो है वो हमारे जलसे में आ रहा है, और ये डिफरेंसेस जो है हुकूमत की तरफ से ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और हमारे जैसे पीडीएम का प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है, तो वो उनके हर डिसीजन का एहतराम करना हम सब पे लाजिम है, हम उनका एहतराम करते हैं। और हो सकता है उनकी पर्सनल कमिटमेंट हो, लेकिन उनका पूरा डेलीगेशन जो है मौलाना गफूर हैदरी की सदारत में यहाँ पे हमारे जलसे में शिरकत कर रहा है। तो ये सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मलिक साहब मुझे एक चीज बताइएगा, इस पूरी डिस्कशन जो अभी हमने की है, मुझे जरा इसका एंड रिजल्ट हम किधर जाते देख रहे हैं? बंद गली में, अगर जिस तरह आपने इनिशियली कहा था, अगर बंद गली में ऑपोजिशन जा रही है तो बंद गली में तो फिर आप लोग भी जा रहे हैं। अगर आप लोग निगोशिएशन
नहीं करना चाहते, वो लोग कह रहे हैं हम एनआरओ नहीं मांगते, आप कह रही हैं कि ये करप्शन के केसेस अपने छुपाना चाहते हैं। सो सर, कोई थर्ड पर्सन रियासत पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे या कोई आपके इत्तेहादी कोई किरदार अदा करे ताकि चीज को तो आगे लेकर चले। टेबल टॉक से मैंने जैसे पहले कहा, हम नहीं भागना चाहते, ना हमें जरूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए एक कदम ये उठाएंगे, हम 10 कदम इनके साथ उठाएंगे। ये एक कदम उठाए, हम 100 कदम उठाने के लिए तैयार हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन जो नैब का चेयरमैन है, जो इदारे हैं, हमारा तो नैब का एक चपड़ासी नहीं है। मंसूर साहब, आपको पता है इनके लगाए हुए बंदे, एक बंदा हमने नया भर्ती नहीं किया। इनके 99% केसेस इनके आपस में बनाए हुए हैं, नून और पीपल्स पार्टी के। ये किस लिहाज से इमरान खान को इसका पूरे इल्जाम ठहराते हैं? हमने तो सिर्फ इदारों को आज़ाद किया है। एक बात और, जैसे मोहतरमा कह रही हैं कि इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। मौलाना शिरानी साहब को पीटीआई ने उनकी जमात से निकलवाया है, शुजाल मुल्क साहब को ये पीटीआई ने निकलवाया है। इनकी हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। इनकी जो मीनारे पाकिस्तान में जो जलसे का शोर वावेला था, वो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा है कि उनकी हवा उनके गुब्बारे से निकल चुकी है और इनको कोई अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन हम इनको कहते हैं कि आए, मुल्क की बेहतरी के लिए बैठे, हम आपके साथ हैं। लेकिन इदारों को खुदारा आजाद होने दें, उनको अपना काम करने दें। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुजरिम है, चाहे नून लीग से है, पीपल्स पार्टी जिसने इस मुल्क का माल खाया है, उसको इसका हिसाब देना चाहिए। अभी शुगर माफिया की बात करें, 70-80% तो मिले शुगर की। ठीक हो गया डॉक्टर शाजिया, 10 सेकंड जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, सिर्फ 10 सेकंड जी। नहीं मंसूर, देखें जितनी बातें डॉक्टर साहब ने की, मुझे लगता है कि ये खुद परेशान हो चुके हैं, बौखलाहट का शिकार हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बातें की हैं, क्या इनको नहीं पता, क्या ये इस मुल्क में नहीं रहते? आप अगर एक इंटरव्यू को बीबीसी से ट्रांसलेशन करके चला रहे हैं ना, तो बीबीसी की जो जलसों की रिपोर्ट है, लाहौर के जलसे की, वो भी जरा अपने रिपोर्ट पे लगा दें, अपने चैनल्स पे चलाएं, तो फिर पता चलेगा। और आप लोगों ने कितनी मीडिया को जो है वो आजादी दी हुई है, चैनल्स तो आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। I'm sorry, I'm going out of time for this segment. Dr. Shazia Samsuglo, Dr. Akhtar Malik, very much for your time. व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां अतीक हमारे साथ होंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान के सैनेटर, बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान लगता ऐसे है दोबारा हुकूमत से नाराज हो रही है। क्यों? क्योंकि मर्दमशुमारी और बहुत सारे इश्यूज को लेकर एक पेज पर नहीं है। इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के सेगमेंट पे, और मुझे ज्वाइन किया सैनेटर मियां अतीक साहब ने, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मियां, सबसे पहले बताइएगा, मर्दमशुमारी का मसला जो है, और आप लोगों ने कहा है कि जी अब एमक्यूएम अवाम से रुजू करेगी, सर इससे हम क्या मतलब अखज करें? क्या अब आप लोगों की जो डायलॉग है, क्योंकि हमने देखा है गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि मेरे डायलॉग, मैंने बात भी की है और पैसिफाई भी हो गई है सारी सिचुएशन, सो इस वक्त इसका क्या जी सिचुएशन है? देखिए भाई, ये जो हमारे खालिद मकबूल भाई हैं, जो सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अगले वक्त में आवाम से रुजू करेंगे। उसकी वजह यह है, और वो बिलखुसूस कराची के आवाम की बात की गई है, कि देखिए ये जो मर्दमशुमारी है, इससे क्या मुराद है, इससे क्या कहा गया? किसी सूरत भी गवर्नर सिंध ने खुद ये कहा है कि 3-3.25 करोड़ के करीब आबादी है कराची की, जबकि लास्ट मर्दमशुमारी जो बता रही है वो 1,60,00,000 बता रही है। अब जब आप पूरे ओवरऑल आइन के मुताबिक बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो आबादी के मुताबिक होनी है। तो कराची वालों को चूंकि उनका हक नहीं मिल रहा, इसलिए फिर खालिद मकबूल भाई ने ये कहा कि हम आवाम को ये बताएंगे कि देखिए, आपको चूंकि आपका हक नहीं मिल रहा,
इसलिए हम शायद हो सकता है कि हुकूमत के साथ फर्दर ना चल सके। लेकिन शेख रशीद साहब पता नहीं किस उसमें जूम में है कि वो बार बार ये फरमा रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे जहां तक याद पड़ता है, अगर हम पिछली बात देखें तो लास्ट जब सिंध हुकूमत से हम अलग हुए थे, वो भी जो मसाइल थे वो इसी नेचर के थे और हमने हुकूमत छोड़ दी थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मुझे हानि कराई गई जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से एक आखिरी जुमला है। प्राइम मिनिस्टर साहब से आखिरी मुलाकात में, जिसमें कमर नवीद जमील थे, खालिद मकबूल भाई थे, कुछ और हमारे मिनिस्टर साहबान थे, वहां पर यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को करेंगे और जो मामला जिस जगह पर है उसको हम ठीक करेंगे। फंड्स की बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, लेकिन फंड रिलीज नहीं हो पा रहे, कोई तरीकाकार ही नहीं बन पा रहा। तो हमारा मामला जो है वो है मुझे सॉरी आपकी बात काटूं, मियां साहब थोड़ा सा मियां साहब मुझे थोड़ी बात समझाइएगा। अच्छा, 7 नशिस्तें हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वफाकी हुकूमत के लिए, ये हम सबको पता है। एक ये जो डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान है, काबीना में आपके मिनिस्टर भी हैं, वहां 2 मिनिस्टर हैं बल्कि एमक्यूएम के, तो वहां पर उनकी वहां प्रेजेंस के बावजूद इतना डेडलॉक की क्या वजह समझ रही है? नहीं, देखिए वजह ये भाई कि ठीक है मिनिस्टर साहिबान हमारे वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें तो कोई 40 से ज्यादा अरकान वहाँ बरजमा होते हैं और वहाँ जरूरी नहीं है कि हर मिनिस्टर को बोलने का मौका मिले। उसका एक डेकोरम है, एक तरीकाकार है। अब दूसरी जो बात है, जब हुकूमत ये हमारे मिनिस्टर साहिबान प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, दूसरे वज़ीर से मिलते हैं, तो मौक़िफ़ जरूर हमारी पार्टी का वो बयान करते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि मानना या ना मानना ये हुकूमत वक्त का इख्तियार है और बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि हमने बहुत कोशिश की है अपना मौक़िफ़ हुकूमत वक्त तक पहुंचाने की, वजीर आजम साहब तक पहुंचाने की, लेकिन मैं आखिर क्यों? अब बात ये आती है जब 14 MNAs हैं पीटीआई के अपने, और गवर्नर साहब वो खुद भी यही कह रहे हैं कि ये जो हमारी मर्दमशुमारी हुई है ये गलत हुई है। अब हम मांग क्या रहे हैं? हम उन्हें कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले आप मर्दमशुमारी कराइए। होगा क्या? हमें जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि अगले इलेक्शन अगर अपने टाइम पर भी होते हैं जो 2023 में होने हैं, उससे पहले अगर मर्दमशुमारी ना हुई तो कराची वालों को उनका हक कतई तौर पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है मियां अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेट फॉर टाइम जी। आई एम सॉरी आई एम गोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी। बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये इसका नोटिफिकेशन अभी हमारी स्क्रीन पर आप साथ देखेंगे। वो कहते हैं बंदा बेचारा भी ना होए। हमारे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी, जो कि मेरे ख्याल में पंजाब के लेवल के ऊपर नंबर 1 पे प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए, नंबर 1 पे उनकी सिक्योरिटी को एड्रेस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें ये नोटिफिकेशन बेसिकली उन लोगों का है जिनको ट्रांसफर किया जाता है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन। लाहौर के अंदर 3 डिवीजन है, ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी डिवीजन है, और सीसीपीओ ऑफिस से ये ऑर्डर इशू हुआ जिसका सीरियल नंबर 139 है। ये एक लड़का है तारिक महमूद, इसका नाम है, कांस्टेबल है बेचारा। ये लाहौर पुलिस के बैंड स्टाफ जो शादियों पे बैंड बजाते हैं, उस स्टाफ में ये लड़का था जिसको उठा के चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर लगा दिया गया है। सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि क्या ये हमारा चेक और बैलेंस है? वो बड़ी बात आजकल हो रही है जी, 3 महीने में हमने पता नहीं कौन से तीर चला दिए। सो ये एक बड़ी बेसिक एक एग्जांपल है, और ये सीसीपीओ दफ्तर से ही हुआ है। किसने किया है ये तो मेरे ख्याल में अब सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब खुद भी देखेंगे इसको किस तरह हो रहा है। लेकिन अगर हम चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर बैंड स्टाफ लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी अवाम 12 करोड़ अवाम जिसकी हम बात करते हैं, और लाहौर की, पंजाब की और लाहौर की अवाम की हम बात करते हैं, और हमें बड़ा दर्द आजकल आया हुआ है। पूरी हुकूमत कहती है जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, थाना कल्चर चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक और चीज बताऊं, सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और लाहौर हाई कोर्ट आते हैं। सो आप समझे कि अगर इन सिक्योरिटी के लिए
आप ऐसी लोगों की प्लेसमेंट कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि ये बंदा पहले क्या ड्यूटी करता रहा, ये भर्ती किस चीज में हुआ था, ये अब क्या कर रहा है, और उसको उठा के आप इतनी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर लगा रही है, उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो जो बैंड स्क्वाड वाला है वो सिर्फ बैंड ही बजा सकता है वहां पर, और अगर बैंड नहीं होगा तो मुझे नहीं पता वो क्या बनाएगा। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसके ऊपर अब चीफ मिनिस्टर हाउस ने भी इसको चेक किया है और वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों देखते हैं मजीद ऐसे इस तरह के एडवेंचरिज्म कितने होते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। आज तक के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी दीजिए। अल्लाह हाफिज।